हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 तक लगा दिया गया था। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिया हुआ है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं ए बी, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलाम हो, तो इनके बीच में पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों आवेश धनात्मक हैं। धनात्मक आवेश होने के कारण जो है इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उस प्रतिकर्षण बल का मान आपको निकालना है। गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए और बी की त्रिज्या नगण्य है। तो गोले के बीच की जो दूरी है 50 सेंटीमीटर, उसकी तुलना में गोले ए और बी की त्रिज्या क्या है, नगण्य है। ठीक। दूसरा इसमें पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ठीक। तो इसमें कह रहा है कि यदि आवेश जो है 6.5 × 10⁻7 कूलाम, इसको दुगुना कर दिया जाए दोनों पर, और उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसको आधी कर दिया जाए 25 सेंटीमीटर, तब जो है कितना बल लगेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा। दो गोले हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। यहाँ पे दो गोले हैं ए और बी, एक गोला ए है, एक गोला बी है, तांबे का बना हुआ है। मान कितना दिया है, ए का मान समान है आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलाम, इसका भी मान है, और इसका भी मान है आपका 6.5 × 10⁻7 कूलाम। दोनों का आवेश का मान जो है, इसको Q1 कहते हैं और इसको Q2 ले लेते हैं। Q2 समान है। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी दिया गया है 50 सेंटीमीटर है। ठीक, यह दूरी है 50 सेंटीमीटर। आपको निकालना है लगने वाले बल का मान कितना होगा, प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो आइए इसको लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल, तो दूरी आप देख रहे हैं 50 सेंटीमीटर है, इसको चेंज कर लिया जाए, 100 से भाग दे दिया जाएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.50 मीटर, 0.50 मीटर हो जाएगा। तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² मान रखेंगे इसमें। तो F बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान 6.5 × 10⁻7, Q2 का मान भी है 6.5 × 10⁻7 अब बटे r²। दूरी कितनी है, 0.50 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करेंगे। F बराबर यह हो जाएगा आपका 9 × 6.5 × 6.5 × 10 पे, ये आपका -7 -7 14 हो गया, -14, और ये आपका 10 पे पावर 9 जो क्या है प्लस में है। अब इसको आप लिख सकते हो 0.5 को 5 × 10⁻1, 5 × 10⁻1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में F बराबर आपका हो जाएगा 9 × 6.5 यहाँ पे ऋण 14 या 9 है, इसमें से 14 में से कम हो जाएगा 9, तो बच जाएगा आपका 5, ऋण 5 अब बटे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका, ऋण 1 का स्क्वायर ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने पे आपका आएगा आंसर 1.52 गुणे 10⁻² न्यूटन, 1.52 गुणे 10⁻² न्यूटन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। तो यह जो है सॉल्व करने पे आएगा आपका 1.52 गुणे 10⁻² न्यूटन। ठीक है, यह ए हो गया। इसमें बी पूछ रहा है कि यदि जो है आवेश दुगना कर दिया जाए, तो इसमें कह रहा है कि यदि Q1 बराबर जो है वह 2Q1 कर दिया जाए और Q2 बराबर भी 2Q2 कर दिया जाए, और जो दूरी है R डैश वह R/2 कर दिया जाए। ठीक है, दूरी क्या कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में बल कितना लगेगा। हम मानते हैं बल F डैश हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 का मान है 2Q1 और Q2 का मान है 2Q2, अब बटे दूरी कितनी है R/2 का स्क्वायर। ठीक, तो F डैश बराबर यह हो जाएगा आपका 1/4πε0, या 2 का 2 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, Q1 Q2 बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा R²/4, F डैश बराबर। ठीक है, तो यह 4 ऊपर चला जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, इंटू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यह जो 1/4πε0 Q1 Q2/R² है, ये किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है। तो यह होगा आपका F डैश बराबर 16 इंटू एफ, F डैश बराबर 16 इंटू एफ। तो F डैश बराबर 16 और F की वैल्यू आप निकाले हैं 1.52 गुणे 10⁻² न्यूटन, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.243 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ए आपका 12 हो गया। अब देखते हैं आगे। इसमें पूछ रहा है अभी नेक्स्ट इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया। 13 पे आते हैं। 13 पूछ रहा है, मान लीजिए कि अभ्यास प्रश्न 12 में, ये जो अभी आप लगाए हैं सॉल्व किए हैं, गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। गोले और ए बी की साइज क्या है, समान है, सर्वसम है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, ठीक है, इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, तो आप एक तीसरा गोला ला रहे हैं जो सेम ए और बी जैसा है, उसे सबसे पहले ए से टच कराया जा रहा है। ठीक है, पहले गोले के टच में लाया जा रहा है, संपर्क कराया जा रहा है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर उसके बाद जो है दूसरे गोले से टच कराया जा रहा है, और अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तीसरा गोला लाते हैं, पहले उसे पहले गोले से संपर्क में लाते हैं, फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं, फिर हटा लेते हैं। अब गोले ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, जब दोनों को टच करा के हटा लेते हैं तो ए और बी के बीच में जो नया प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले ए वाले को टच कर रहा है, फिर बी वाले को कर रहा है, अब उसके बीच लगने वाले बल का मान निकालना है। पहले जो था क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। सबसे पहले दोनों का आवेश क्या है, Q1 Q2 का आवेश क्या है, बराबर है। Q1 वाला आवेश और Q2 वाला आवेश दोनों बराबर हैं, कितने हैं, 6.5 गुणे 10⁻7 कूलाम है। ठीक है, अब एक तीसरा गोला आ रहा है। ठीक है, तीसरा गोला आ रहा है, तीसरे गोले को हम मान लेते हैं Q3। तीसरे गोले पर आवेश Q3, यह क्या होगा, तीसरा गोला जो आ रहा है उस पर आवेश कितना है, 0। तीसरा गोला जो आ रहा है टच करने के लिए
पहले गोले को फिर दूसरे गोले को, तो उस पर आवेश शुरू में क्या है, 0 है। ठीक है, तो यह जो तीसरा गोला है, तीसरा गोला यह क्या करता है, पहले ए के संपर्क में लाया जा रहा है। ठीक है, ए के संपर्क में लाने पर आवेश, जब तीसरे गोले को ए के संपर्क में ला दिया जाएगा तब जो है आवेश कितना होगा, लाने पर प्रत्येक पर आवेश, दोनों पर, पहले पर और तीसरे पर आवेश कितना होगा। तो तीसरे गोले को पहले ए के संपर्क में लाने पर प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, तो यह जो आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q3 बटा 2। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाएगा, आवेश क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो उसे हम Q1 डैश लिख रहे हैं, Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q3 बटा 2। ठीक, Q1 का मान कितना है, तो 6.5 गुणे 10 / 7 है। Q1 Q2 का मान बराबर है, और प्लस Q3 का मान क्या है, शुरू में 0 है, बटा 2। ठीक है, यह हो गया Q1 डैश बराबर, अब जो है यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2 3 6, और यह आपका 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो 3.25 गुणे 10 / 7 कूलाम। आप देख रहे हैं कि जो तीसरा गोला है वह जब पहले गोले ए के संपर्क में लाते हैं तो आवेश जो है दो भागों में बढ़ जाता है। उस कंडीशन में Q1 पर और Q3 पर आवेश कितना हो जाता है, 3.25 गुणे 10 / 7 कूलाम हो जाता है, जिसे Q1 डैश से लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है दूसरे वाले गोले के संपर्क में लाते हैं, तीसरे वाले को पहले वाले को संपर्क में लाए तो आवेश कितना हो गया, उस पर 3.25 गुणे 10 / 7 कूलाम हो गया, और पहले वाले पर भी इतना ही हो गया। अब इस तीसरे वाले को दूसरे वाले के संपर्क में लाते हैं, तो अब तीसरे गोले को दूसरे गोले बी के संपर्क में लाने पर, ठीक है, लाने पर दूसरे व तीसरे में प्रत्येक पर आवेश। ठीक है, तो अब जो है आप क्या कर रहे हैं, तीसरे गोले को दूसरे गोले जो बी है उसके संपर्क में ला रहे हैं। ठीक है, तीसरे गोले को दूसरे गोले बी के संपर्क में लाने पर दूसरे और तीसरे गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश Q2 डैश बराबर तो Q2 प्लस Q1 डैश, यह जो Q1 डैश आया बटे 2। ठीक है, Q2 डैश बराबर क्या होगा, Q2 प्लस मतलब दूसरे गोले का आवेश और प्लस Q1 डैश जो तीसरे गोले पे आवेश आ चुका है बटे 2। तो Q1 2 का मान कितना है, 6.5 गुणे 10 / 7, और प्लस Q1 डैश का मान 3.25 गुणे 10 / 7 बटा 2। ठीक है, अब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, Q2 डैश बराबर 10 / 7 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, और ये हो जाएगा 6.5 प्लस 3.25, ठीक है, बटे 2। ठीक है, तो 6.5 और 3.25 जो है आपस में ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यह ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका 6.5 और प्लस 3.25, तो यह हो जाएगा आपका 9.75 गुणे 10 / 7 बटा 2। ठीक, अब इसमें 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका
यह 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव। तो यह हो जाएगा आपका 4 दशमलव, ठीक है, दशमलव यहाँ लगेगा, 4.875 गुणे 10⁻7, 4.875, ठीक है, 4.875 गुणे 10⁻7। यह निकला किसका मान? Q2 डैश का मान, Q2 डैश का मान निकला है। ठीक है, तो अब आपको Q1 डैश का मान मालूम हो चुका है और Q2 डैश का मान मालूम हो चुका है, और इनके बीच की दूरी जो है आपका 50 सेंटीमीटर है। अब दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए निकालते हैं उसको। जब तीसरे गोले को पहले गोले के टच में लाया गया है तो आवेश दो भागों में बढ़ गया है। ठीक है, तो वह मान आया है Q1 डैश का, Q1 डैश का मान आया है जो कि 3.25 गुणे 10⁻7 कूलाम था। और जब इस आवेश को Q1 डैश को QB के जो आवेश था उसके टच में ले गए हैं, तब आवेश जो है आपको Q2 डैश मिला है, और वह मिला है आपको 4.875 गुणे 10⁻7 कूलाम। ठीक, उनके बीच की दूरी जो है वह 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.50 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब जो है दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल आप निकाल सकते हैं। दोनों गोले ए व बी के बीच प्रतिकर्षण बल यह बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10⁻9, Q1 डैश का मान 3.25 गुणे 10⁻7, Q2 डैश का मान 4.875 गुणे 10⁻7 अब बटे आर स्क्वायर। ठीक है, 0.50 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यह बराबर जो है आपका 9 गुणे 10⁻9 3.25 और गुणे 4.875 और गुणे 10⁻7 10⁻14 लिख सकते हैं, बटे यह आपका 0.5 को 5 गुणे 10⁻1 लिख सकते हैं का स्क्वायर, 5 गुणे 10⁻1 लिख सकते हैं 0.5 को और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका F बराबर 9 गुणे 3.25 गुणे 4.875 गुणे 10 पे पावर, ठीक है, आपका हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 3.25 गुणे 4.875 और गुणे 10 पे पावर कितना होगा? यह 14 है ऋण में और 9 प्लस में है, तो इसमें से 9 कम हो जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा, और बटे यह 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ऋण 1 का ऋण 2 हो गया। ठीक है, अब ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा 9 गुणे 3.25 4.875 गुणे ऋण 5 ऊपर है और यह ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, तो इसमें से कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ऋण 3/25। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से भाग दे देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 25 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 5.6 5.6 गुणे 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो 9
गुणे 3.25 और गुणे 4.875 ये गुणा कर देंगे और 25 से भाग दे देंगे तो 5.6 आ जाएगा आपका और 10⁻³ न्यूटन। तो ये हो गया आपका प्रतिकर्षण बल 5.6 गुणे 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो यह नया प्रतिकर्षण बल होगा जब एक तीसरे गोले को पहले ए से फिर बी से संपर्क कराते हैं, उसके बाद लगने वाला बल आपका यह होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो यहाँ पे चित्र दिया गया है। एक चित्र यहाँ पे 1.33 है में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे देखें यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, प्लस 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 ऊपर प्लेट है, नीचे माइनस माइनस है। तो यह जो इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो स्थिर है, बदल नहीं रहा है। 3 आवेशित कण के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। यहाँ पे 3 आवेशित कण हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 आवेश प्रवेश कर रहे हैं और उनके रास्तों को यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें उनके ट्रैक्स को, पद चिन्ह को दिखाया गया है। यह आपका आवेश 1 है जो ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, आवेश 2 है जो ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, यह आवेश 3 है जो नीचे की तरफ जा रहा है। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, तीनों आवेशों का चिन्ह आपको बताना 1 2 3 का, और इनमें से किस कण का आवेश सहती अनुपात अर्थात Q/m अधिकतम है। ठीक है, 1 2 3 में से किसका जो है Q/m का मान अधिकतम है यह बताना है, और तीनों पर आवेश क्या होगा। ठीक है, तो नीचे जो मुड़ रहा है देखो, सीधा जो है वो x अक्ष है, सीधा जो है x अक्ष है, ऊपर y अक्ष है, ऊपर जा रहा है y अक्ष पे प्लस y, नीचे आ रहा है माइनस y। ठीक, आवेश देखते हैं, यह आपका कौन सा प्लेट है, धनात्मक प्लेट है। धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ रहा है आवेश, मतलब उस पर ऋणात्मक आवेश होगा तभी मुड़ेगा। धन की तरफ जाना का मतलब ऋण होगा तभी वह धन की तरफ जाएगा। तो 1 और 2 वाले पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, इसीलिए धन की तरफ जा रहा है। और 3 नंबर वाले पर धन आवेश हो रहा है, इसीलिए ऋण की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो धनात्मक ऋणात्मक के बीच में आकर्षण होता है, तो यहाँ धनात्मक है तो 1 नंबर 2 नंबर पे ऋण आवेश है, इसलिए उधर जा रहे हैं, और यह 3 नंबर वाले इधर आ रहे हैं अर्थात ऋण की तरफ आ रहा है, तो इस पर धनात्मक आवेश है। ठीक है, फिर पूछ रहा है Q/m का मान कितना होगा। ठीक है, तो Q/m का मान जो है हम जो है विक्षेप पर देखेंगे, किसमें ज़्यादा विक्षेप हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यह प्लस वाई में कम मुड़ रहे हैं, तीसरा वाला जो है ज़्यादा मुड़ रहा है, वाई की तरफ ज़्यादा विक्षेप हो रहा है, तीसरा वाला ज़्यादा मुड़ रहा है, वाई का मान ज़्यादा है अर्थात Q/m का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अधिकतम जो है विक्षेप किसमें आ रहा है, तीसरे वाले पर अधिकतम विक्षेप आ रहा है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि जो कण 1 हैं 2 हैं, यह किस प्लेट की तरफ जा रहे थे, यह दोनों आवेश जो है धन प्लेट की तरफ मुड़ रहे थे। जो धन प्लेट था इधर जो है यह आवेश आपके मुड़ रहे थे दोनों, 1 नंबर और 2 नंबर। तो इन पर कौन से आवेश होंगे, इस पर ऋणात्मक आवेश होंगे। तो कण 1 2 ऋण आवेशित हैं, क्यों, क्योंकि वे धन प्लेट की ओर मुड़ रहे हैं। जबकि जो कण 3 है, ठीक है, जो कण 3 है वह किधर मुड़ रहा था, इधर ऋण आवेश की तरफ मुड़ रहा है अर्थात इस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, कण 3 पर धन आवेशित है होगा। अब जो है कह रहा है किसमें ज्यादा विक्षेप होगा E/m का मान, तो आप जो है मानेंगे कि तीनों कण जो है प्लेट के विद्युत क्षेत्र E में चलने में t समय लेते हैं। तीनों जो है इस प्लेट में चलने पर 1 2 3 आवेश जो है कितना समय लेते हैं, t समय लेते हैं। आवेश यहाँ E है मान लिया, द्रव्यमान m है। ठीक है, आवेश E, द्रव्यमान m प्रश्न में दिया है, और विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर E है, आवेश जो है वह E है, और आवेश का द्रव्यमान भी दिया है, क्या है, m है। ठीक है, और चलने में समय E विद्युत क्षेत्र में
ई विद्युत क्षेत्र में चलने में समय मान लिया टी है। विद्युत क्षेत्र ई में चलने में समय क्या है? टी है। विक्षेप क्या है? वाई। यहाँ पे जो डायरेक्शन में मुड़ रहा है वो विक्षेप क्या है? वाई। तो ठीक है, वाई बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। वाई बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए, तो ए बराबर एफ बटा एम। ए बराबर एफ बटा एम। ठीक है, एफ एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई। एफ बराबर क्यू ई बटा एम। यहाँ पर आवेश क्या है? ई है, तो ई बटा एम हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर आपका, y बराबर हो जाएगा आपका 1/2। ए का मान कितना निकला है? ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर 1/2, ठीक है, ई बटा एम और ई टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो y है वह समय, विद्युत क्षेत्र और 1/2, यह तो मान नियत हो सकता है, समय भी फिक्स कर दें इतने समय तक। ई बटे एम, ई जो है वह प्रोपोर्शनल है ई बटे एम के। तो y जो है विक्षेप किसमें दिख रहा है? तीसरे में। तीसरे में विक्षेप ज्यादा है, ऊर्ध्वाधर से अधिकतम विक्षेप है, तो ई बटे एम का मान उसका अधिक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आप देख रहे हैं। तो जिसमें विक्षेप अधिक होगा उसके लिए ई बटे एम का मान अधिक होगा। तो आंसर क्या होगा? तीसरा। विक्षेप किसमें अधिक है? तीसरा। तो आपने देखा कि कण 3 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है, इसलिए ई बटे एम का मान भी उसका अधिकतम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणे 10⁻³ यूनिट वेक्टर I मतलब x अक्ष में न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। ठीक है, ए इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि यह जो विद्युत क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ में एक विद्युत क्षेत्र दिया गया है, वेक्टर ई का मान कितना है? 3 गुणे 10⁻³ यूनिट वेक्टर I न्यूटन पर कूलाम। यह विद्युत क्षेत्र है जो x अक्ष की दिशा में है। 3 गुणे 10⁻³ मान है इस पर। और पहला कंडीशन इसमें दे रहा है ए इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा। ठीक है, कितनी भुजा है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से, ठीक है, जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, उसका तल क्या है? वाई जेड तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालना है, और यह तल क्या है? वाई और जेड के समांतर है। तो यक्स जो होगा उससे यह फ्लक्स की गणना हम कर सकते हैं। तो आइए गणना करें। वर्ग की भुजा का मान दिया हुआ है। वर्ग की भुजा कितना है? 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर दिया है, उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे,
0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भुजा को मालूम हो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सरफेस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻1 का स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका 1 गुणे 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका निकल गया 1 गुणे 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल को डेल्टा ए से लिखते हैं या फिर डेल्टा एस से लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 10⁻2 एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर आई मीटर स्क्वायर। ठीक, वर्ग में अभिलंब एक्स अक्ष के अनुदिश है, वर्ग में जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो हम आप निकालते हैं फाई, फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई हो जाएगा आपका ई डेल्टा यस, फाई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा यस या ई डेल्टा ए। ठीक है, तो ई का मान कितना है 3 गुणे 10⁻3 है, 3 गुणे 10⁻3 है। और डेल्टा यस मतलब डेल्टा यस या डेल्टा ए कहें तो 10⁻2 है। तो ये हो गया आपका 3 गुणे 10⁻1। ठीक है, इसमें से घट जाएगा तो 3 गुणे 10⁻1 अर्थात यह हो गया आपका 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या कूलाम पे -1। ठीक है, यह फ्लक्स का मान निकल गया आपका पहले कंडीशन में। पहला कंडीशन आपका था जब जो है y और z के समांतर थे, उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम अगर इसको देखें, मूल बिंदु O माने, इधर जो हम ले रहे हैं z एक्सिस, ठीक है, यह सीधा करते हैं x एक्सिस और ऊपर लेते हैं y एक्सिस। ठीक, यह आपका सतह था और यहाँ से फ्लक्स गुजर रहा था। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र और यह आपका सरफेस डेल्टा एस। उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान कितना निकल गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, अब आपका दूसरा कंडीशन इसमें दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, अगर जो है x अक्ष से कितने 60 डिग्री का कोण बनाए, उस कंडीशन में क्या होगा। तो पहले कंडीशन यह था तो 30 न्यूटन मीटर पर कूलाम आया। अब 60 डिग्री का कोण बनाए तो 60 डिग्री का कोण जो है ऐसे बनेगा, इधर कोण बनेगा। ठीक है, डेल्टा एस, यह एंगल जो है 60 डिग्री लेते हैं। तो उस कंडीशन में फाई बराबर क्या होगा, तो आप सूत्र पढ़े हैं ई डॉट डी एस या ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस क्या हो जाता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा यह सूत्र हो जाता है, या ई ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, तो फाई बराबर अगर ए के रूप में लिखें तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक, मान रखेंगे ई का मान है 3 गुणे 10⁻3 और ए का मान है आपका 10⁻2 ए हो गया। और कास कितने डिग्री है 60 डिग्री, कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। देखें फाई बराबर, तो यह हो गया आपका 3 गुणे 10 पे धन 3 है ऋण 2 है, क्या बचेगा केवल 10 बचेगा, 10 पे पावर 1 बचेगा और कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितने बार में जाएगा 1.5, तो 1.5 गुणे 10⁻1 यह हो जाएगा आपका 15। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो फाई का मान आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यह आपका फ्लक्स का मान निकल गया। जब आप 60 डिग्री पे ले जाएंगे तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा, और उस तरह से आप देख रहे हैं कि जो होगा वह 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अभ्यास प्रश्न 15 से ही रिलेटेड कर रहा है इसको। 16 नंबर, अभ्यास 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अव्यवस्थित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। फलक जो है घन का वह निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो अगर जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें 20 सेंटीमीटर भुजा का घन ला दिया जाए, इससे पहले वाले 15 में क्या लाए थे, वर्ग लाए थे, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग लाए थे। तो आपने देखा कि जब उसको x अक्ष में रखा गया और y z के समांतर तल था तो उस समय फ्लक्स का मान 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया, और जब 60 x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाया तो उस कंडीशन में 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया। अब कह रहा है कि अगर वर्ग की जगह 20 सेंटीमीटर भुजा वाला घन ला दिया जाए, ठीक है, और फलक जो होगा वह निर्देशांक तलों के समांतर हो, तब उस समय नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में घन में से जो नेट फ्लक्स होगा वह शून्य होगा। उस समय उस कंडीशन में नेट फ्लक्स शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं इसकी 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक से प्रवेश करेंगी उतनी ही निकल जाएंगी। ठीक है, जितनी विद्युत बल रेखाएं इसके 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक से प्रवेश करती हैं उतनी ही इससे निर्गत हो जाएंगी, निकल जाएंगी। इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा वह शून्य होगा। तो घन में से नेट अभिवाह शून्य होगा। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा कि नेट फ्लक्स चेंज जो है शून्य होगा, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं इसके 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक से प्रवेश करती हैं उतनी ही निर्गत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है 8 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक, नंबर 1, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर आपको नेट आवेश बताना है। और बी, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बॉक्स के पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो आइए एक एक सॉल्व करते हैं। पहले काला बॉक्स है, विद्युत क्षेत्र में सावधानी से माप ले गई है और गुजरने वाला फ्लक्स का मान दिया है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के ए को पहले सॉल्व करते हैं। जो फ्लक्स का मान दिया है वह दिया है आपका 8 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स, ए में पूछ रहा है आपका बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। ठीक है, पूछ रहा है आपका बॉक्स के भीतर नेट आवेश Q का मान क्या होगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप गास का प्रमेय जानते हैं कि फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। आवेश बताना है तो Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर फाई का मान प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान प्रश्न में दिया है 8 गुणे 10⁻3, तो 8 गुणे 10⁻3 यह फाई का मान हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 गुणे 10⁻12 हो गया। Q बराबर, अब इसको आप सॉल्व करेंगे 8 गुणे 8.85 गुणे यहाँ ऋण 12 है धन 3 है, तो 12 में से 3 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऋण 9।
ठीक है, कूलाम। तो 8 × 8.85 × 10 पीरियड 9 कूलाम। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 25 = 40 को 0 हासिल 4, 8 × 64 और 4 × 68 को 8 हासिल 6, 8 × 64 और 6 65, ये हो जाएगा का 70, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 पीरियड 9 कूलाम। तो 70.80 गुणे 10 पीरियड 9 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ऋण 9 को कम करते हैं, 2 अंक पे आगे लाएंगे तो 1 अंक पे लाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 अंक और लाएंगे तो 7 हो जाएगा, 1 अंक और लाएंगे। देखें यहाँ पे 070 गुणे 10 पीरियड, देखो दशमलव आगे लाते हैं तो यह ऋण घात कम होता है, तो यहाँ पर लाए हैं तो ऋण 9 का ऋण 8 हो गया, यहाँ लाए हैं ऋण 7 हो गया, और यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 6, ऋण 6, 10 पे ऋण 6 कूलाम हो जाएगा, ठीक। तो आप जो है यहाँ पे है दशमलव, तो इसके 1 अंक आगे लाए तो ऋण 9 का ऋण 8 हो गया, फिर 1 अंक आगे लाए ऋण 7 हो गया, फिर 1 अंक आगे लाए ऋण 6 हो गया। तो यह हो गया आपका 0.070 गुणे 10 पे ऋण 6, ठीक है। तो इसको आप 10 पीरियड 6 को माइक्रो लिख सकते हैं। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना हो जाएगा 0.07 माइक्रो कूलाम, 0.07 माइक्रो कूलाम हो जाएगा बॉक्स के भीतर नेट आवेश, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है कंडीशन नंबर बी, या तो कंडीशन नंबर ए था, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, ये तो निकल गया आपका, बॉक्स के भीतर नेट आया 0.07 माइक्रो कूलाम। यदि बॉक्स के भीतर नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, अब कह रहा है कि बॉक्स के भीतर जो है बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, यदि बॉक्स के बाहर की ओर पृष्ठ से नेट अभिवाह शून्य है, ठीक है, यदि बॉक्स के बाहर की ओर जो है पृष्ठ से नेट अभिवाह शून्य है, क्यों है, क्योंकि ऋण और धनावेश की संख्या समान हो सकती है, ठीक है। यदि नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान हो सकती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे अंदर का नेट आवेश शून्य हो जाता है, ठीक है। इससे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है। तो आपने देखा कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, इसका मतलब हुआ कि यदि बॉक्स के बाहर की ओर पृष्ठ से नेट अभिवाह शून्य है, बॉक्स के बाहर की ओर पृष्ठ से नेट अभिवाह शून्य है, क्यों है, क्योंकि ऋण तथा धनावेश की संख्या समान हो सकती है, ऋण तथा धनावेश की संख्या समान हो सकती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे अंदर का नेट आवेश शून्य हो जाता है, और हम यह कह देते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था 17 के बी का। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।